नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका इंडियन हिस्ट्री की इस क्लास में, जिसमें कि आज हम अगला लेक्चर कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि इंडियन हिस्ट्री पर नेक्स्ट टॉपिक पर हम कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि है इंडियन हिस्ट्री का टॉपिक आधुनिक इतिहास, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री का एक टॉपिक ले रहे हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, जिसमें कि मैं वो सारा कंप्लीट कंटेंट लेके आया हूँ, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो है जमींदारी प्रथा। आधुनिक इतिहास की बात करें तो आधुनिक इतिहास में जमींदारी प्रथा, जिसको कि कहा गया है भू राजस्व प्रणाली, जो कि ब्रिटिश उपनिवेशिक काल में कैसी रही और उसमें क्या क्या उसके उसमें जो कारण रहे और किस तरीके से उसको अपनाया गया था, उन सभी फैक्ट्स को हम यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। तो इस वीडियो को, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अंत तक देखिएगा। सिविल सर्विसेज के जितने भी विद्यार्थी हैं जो कि तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सभी विद्यार्थी इस टॉपिक को कंप्लीट देखिएगा। एग्जाम्स में क्वेश्चन जरूर बनते हैं, चाहे वो प्री का एग्जाम हो या फिर मेंस में आंसर राइटिंग के क्वेश्चंस बनते हैं, उसमें जरूर क्वेश्चंस इसमें से बनने की संभावना रहती है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट रहेगा। नए विद्यार्थी जो पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन, जिससे कि आप लगातार मेरे इस कंप्लीट जो टॉपिक है उनको आप एक साथ एक के बाद में एक कंप्लीट कर पाएंगे। लगातार सीरीज लगातार चल रही है इंडियन हिस्ट्री, चाहे वो इंडियन हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो या फिर पॉलिटिकल साइंस, सभी पर मैं लगातार वीडियोस ला रहा हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब बनाकर लगातार बने रहें मेरे साथ में। और साथ ही साथ में अगर आप कंप्लीट प्रिपरेशन चाहते हैं सिविल सर्विसेज का, तो मेरे साथ में अभियान एकेडमी के साथ में आप जुड़ जाएं, जिसका कि ऐप आप अपने मोबाइल पर स्टोर करके लगातार कंप्लीट प्रिपरेशन मेरे साथ कर सकते हैं। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप व्हाट्सएप नंबर पर मेरे को संपर्क करें, यहाँ पे कि मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट दूंगा। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है मॉडर्न हिस्ट्री का जमींदारी प्रथा के ऊपर। शुरू करते हैं। अगर हम बात करें जमींदारी प्रथा की, तो जमींदारी प्रथा जो कि ब्रिटिश उपनिवेशिक काल में, अगर ब्रिटिश जब आए थे उस समय जो भू राजस्व प्रणाली थी, वो तीन तरीके की भू राजस्व प्रणाली यहाँ पर रखी गई थी। सबसे पहली जो भू राजस्व प्रणाली थी वो थी जमींदारी प्रथा, और उसके बाद में जब आई थी तब आई थी रैयतवाड़ी प्रथा, जिसको कि रैयतवाड़ी प्रणाली कहा जाता है। और उसके बाद में अंत में आई महिलावाड़ी व्यवस्था। इस तरीके से अंग्रेजों ने तीन प्रकार की भू राजस्व प्रणाली यहाँ पर अपनाई थी। तो हम एक एक करके वो सारे के सारे जो उस समय की व्यवस्था थी, उन व्यवस्थाओं के ऊपर में यहाँ पर कंप्लीट फैक्ट्स के साथ में यहाँ पर पूरा पॉइंट्स यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें कि हम एक एक करके वो सारे क्वेश्चंस, वो सारे के सारे जो कि आपके मन में प्रश्न हैं, वो सारे प्रश्न के किस तरीके से क्या क्या हुआ था, यानी कि जमींदारी प्रथा क्या थी, भारत में जमींदारी प्रथा क्या थी, सबसे पहले ये प्रश्न को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में कंप्लीट करेंगे भारत में जमींदारी प्रथा की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, यानी कि कैसे शुरू की गई थी और किसके द्वारा की गई थी, ये हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में अगला प्रश्न लेंगे, भारत में जमींदारी प्रथा जो थी वो कैसे कार्य करती थी, किस तरीके से कार्य करती थी, ये प्रश्न भी यहाँ पर हम कंप्लीट करेंगे। और साथ में फिर करेंगे हम जमींदारी प्रथा पर जो कृषि, जब उस समय जमींदारी प्रथा को अडॉप्ट किया गया तो उस समय कृषि पर क्या क्या उसके प्रभाव पड़े, ये भी यहाँ पर हम कंप्लीट करेंगे। आगे फिर देखेंगे हम जमींदारी प्रथा ने किसान आंदोलन को कैसे प्रेरित किया। जब जमींदारी प्रथा से किसान पूरी तरीके से यहाँ पर तनाव में आ गए, पूरी तरीके से यहाँ पर उनको नुकसान होने लगा, तब किसानों को किसान आंदोलन के लिए कैसे प्रेरित किया, ये भी हम यहाँ पर समझेंगे। फिर अगला क्वेश्चन जो रहेगा वो हम कंप्लीट करने वाले कि जमींदारी प्रथा का उन्मूलन के लिए क्या क्या कदम फिर बाद में उठाया गया, इसको अंत करने के लिए क्या क्या कदम भारत ने उठाए अंग्रेजों के जाने के बाद में। जब अंग्रेज चले गए, भारत आजाद हुआ, उसके बाद में जमींदारी प्रथा को कैसे खत्म किया गया, ये भी हम यहाँ पर समझेंगे। तो एक एक जो पॉइंट है वो हम यहाँ पे एक एक करके सारे समझने वाले हैं। तो बहुत ही प्यारा, बहुत ही बढ़िया ये लेक्चर होने वाला है, जिसको कि आप बिल्कुल छोड़ना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जमींदारी प्रथा आपको पूरी समझ में आने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। बात करें जमींदारी प्रथा, भारत में जमींदारी प्रथा की शुरुआत कैसे होती है। अगर जमींदारी प्रथा की बात करें तो भारत में जमींदारी प्रथा अंग्रेजों के समय ही नहीं, अंग्रेजों से पहले भी यहाँ पर
चलायमान थी, यानी कि अंग्रेजों से पहले भी यहाँ पर ये पहले से ही चली आ रही है, जो कि मुगल शासकों के द्वारा इसको शुरू किया गया था। उसके बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको आगे बढ़ाया था, यानी कि इसकी शुरुआत की थी। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये दोनों प्रथा, ठीक है ना, ये जो प्रथा थी जमींदारी प्रथा, ये मुगलों ने साथ में, और मुगल के बाद में 20 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसकी शुरुआत की। तो दो यहाँ पर पॉइंट बिल्कुल क्लियर होते हैं, मुगल और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, इन दोनों ने यहाँ पर इस जमींदारी प्रथा की शुरुआत की थी। जमींदारी प्रथा की शुरुआत की थी सबसे पहले ब्रिटिश मुगल शासकों ने इसकी शुरुआत की थी। उसके बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी इसको शुरुआत की थी। लेकिन दोनों में डिफरेंस था। यहाँ पर दोनों की जो यहाँ पर सिस्टम था जमींदारी का, जमींदारी की जो कार्य प्रणाली थी, जो उसकी भूमिका थी, वो दोनों भिन्न थी। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि यहाँ पर दोनों की जो सिस्टम था, दोनों की सिस्टम में, दोनों की सिस्टम में, यानी कि कार्य करने की शैली में, सिस्टम में यहाँ पर क्या थी, भिन्नता थी। सिस्टम में भिन्नता थी यहाँ पर, सिस्टम में यहाँ पर भिन्नता थी, यानी कि सिस्टम यहाँ पर अलग था। यहाँ पर दोनों की सिस्टम यहाँ पर भिन्न थे, यानी कि अलग अलग थे यहाँ पर, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को बिल्कुल नोट कर लेना कि जमींदारी प्रथा की शुरुआत मुगल शासकों के द्वारा की गई थी। उसके बाद में ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने भी इसकी शुरुआत की थी, यानी कि दोनों के द्वारा ये शुरू हुई। लेकिन दोनों का जो सिस्टम था जमींदारी प्रणाली का, उनमें दोनों का सिस्टम अलग अलग था। तो हम आगे समझेंगे कि ये दोनों अलग अलग कैसे थे, ठीक है। अच्छा, जमींदारी प्रथा क्या थी, इसको भी हमें यहाँ पर शुरुआत में ये समझना पड़ेगा कि जमींदारी प्रथा क्या थी, ठीक है ना। और इसको शुरू अंग्रेजों ने किया था, और इसको हम पहले ही बता चुके हैं, तो अंग्रेजों ने शुरू किया था। तो यहाँ पर सबसे पहले जो नीतियां थी उसमें जमींदारी प्रथा, यानी कि अंग्रेजों की द्वारा जो शुरू की गई थी, वो पूरी की पूरी एक दमनकारी नीति साबित हुई थी। और दमनकारी कृषि नीतियों में से एक नीति थी, जिसमें कि किसानों पर अतिरिक्त बोझ डाला गया था। ये पॉइंट भी नोट करना। सबसे पहली जमींदारी प्रथा थी, वो थी जमींदारी प्रथा के नाम से चली गई थी, जो कि स्थायी बंदोबस्त प्लान के तहत आती थी, ठीक है ना। जिसको हम आगे हम समझेंगे कि कहाँ पर किस तरीके से स्थायी बंदोबस्त लगाया गया। अभी बस इतना याद रखिएगा, ये स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के तहत इसको लिया गया था। उसके बाद में फिर आई थी रैयतवाड़ी व्यवस्था, जो कि दूसरी व्यवस्था थी। उसके बाद में आई थी महलवाड़ी व्यवस्था। तो आज की वीडियो में हम आज का इस कंटेंट में सिर्फ जो जमींदारी प्रथा है, जमींदारी जो व्यवस्था है, उसको ही समझेंगे। अगले जब कंटेंट आएगा तब हम रैयतवाड़ी व्यवस्था और महलवाड़ी व्यवस्था को भी लेंगे। लेकिन आज पूरा टॉपिक जो रहेगा वो जमींदारी व्यवस्था पर ही रहने वाला है, ठीक है ना। जो कि पहला पॉइंट, पहली व्यवस्था है, इसको हम आज कंप्लीट करेंगे। तो भारत में अगर बात की जाए, तो भारत में जमींदारी व्यवस्था की जो शुरुआत हुई थी, भारत में जमींदारी व्यवस्था की शुरुआत जो हुई थी वो 1793, ठीक है ना, 1793 में शुरुआत हुई थी। और इसको लाने वाला जो वायसराय थे उस समय के, वो कौन थे, वो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, उसके नेतृत्व में इस जमींदारी प्रथा की शुरुआत हुई थी। तो एक पॉइंट ये आप याद कर लीजिएगा कि जमींदारी प्रथा को लाने वाला जो वायसराय, जो गवर्नर जनरल था, वायसराय नहीं थे, गवर्नर जनरल थे, ठीक है ना, उस समय, क्योंकि गवर्नर जनरल हुआ करते थे, गवर्नर जनरल। तो गवर्नर जनरल के समय ही शुरू हुई थी 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के नेतृत्व में। जो कि मैंने इससे पहले आपको बताया, जो कि स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त जो प्रणाली थी, जो सिस्टम था, स्थायी बंदोबस्त जो प्रणाली थी, जो सिस्टम था, परमानेंट सेटलमेंट जो सॉल्यूशन लाया गया था, उसमें उसी में ही इसको, उसी की उत्पत्ति माना गया। जो परमानेंट सेटलमेंट सॉल्यूशन लाया था, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली जो लाया गया था, उसी के तहत जमींदारी प्रथा की शुरुआत हुई थी। यानी कि हम यह कह सकते हैं कि 1793 में, 1793 में कॉर्नवालिस के समय में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली लाई गई।
जो कि भारत में जमींदारी प्रथा की उत्पत्ति माना जाता है। ठीक है, इस पॉइंट को आप याद कर लीजिएगा। जमींदारी प्रथा के तहत अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो ब्रिटिश अधिकारी और जमींदारों के प्रति यहाँ पर क्या हुआ था, स्थायी बंदोबस्त प्लान के समय में जब जमींदारी प्रथा शुरू हुई तो यहाँ पर जमींदारी प्रथा में ब्रिटिश अधिकारी और साथ में जमींदार, ठीक है ना, इन दोनों के बीच में क्या हुए थे, एक डील हुई थी, एक समझौता हुआ था और उस समझौते पर यहाँ पर एक साइन की गई थी, ट्रीटी, एक हस्ताक्षर किए गए थे और उस हस्ताक्षर के तहत यहाँ पर जमींदारों को जमीन का हकदार बनाया गया था, यानी कि जमींदारी का अधिकार दे दिया गया। तो अगला पॉइंट नोट कीजिएगा, यहाँ पर क्या किया गया था, यहाँ पर जमींदारों को क्या दिया गया था, जमींदार को जमीनों का अधिकार, यानी कि जमींदारी अधिकार, कह सकते हैं यहाँ पर जमींदारी अधिकार दे दिया गया था। क्या दे दिया गया था, जमींदारी अधिकार यहाँ पर उनको दे दिया गया था, यानी कि यहाँ पर समस्त जमीन, जो कि अंग्रेजों ने उनको अधिकार दिया था कि समस्त जमीन के स्वामी कौन होंगे, इस हस्ताक्षर के बाद में जमींदार इसके स्वामी होंगे। ठीक है ना, और इसके बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या मांगा था, इसके बदले में जमींदारों से यहाँ पर भारी भरकम रकम मांगी थी, जो कि लगान के रूप में उनको देनी पड़ती थी, जो कि किसानों के द्वारा मिलती थी। यानी कि यहाँ पर जमीन के मालिक जमींदारों को बना दिया गया। देन उसके बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर जमींदारों से भारी भारी भरकम, यानी कि बहुत सारी यहाँ पर लगान के रूप में रकम जो कि चुकानी पड़ी थी जमींदारों को यहाँ पर। तो ये प्रमुख कारण यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर सबसे पहले तो ये हुआ था कि कॉर्नवालिस के समय में 1793 में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली के तहत जमींदारी प्रथा की उत्पत्ति हुई, शुरुआत हुई और यहाँ पर जमींदारों के साथ हस्ताक्षर ईस्ट इंडिया कंपनी ने किए, जिसमें कि जमींदारों को जमीन का अधिकार दे दिया गया, समस्त जमीन का अधिकार जमींदारों के पास में हो गया। देन उसके बाद में यहाँ पर जमींदारों को भी यहाँ पर ब्रिटिशों को लगान के रूप में एक रकम चुकानी पड़ती थी। ये रकम कितनी थी ये हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पर ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, यहाँ पर आगे क्या हुआ था। यहाँ पर बात करते हैं जमींदारी प्रथा की शुरुआत कैसे हुई। तो शुरुआत यहाँ पर हमने आपको पहले ही बता दिया, शुरुआत कैसी हुई। यहाँ पर शुरुआत हुई थी यहाँ पर स्थायी बंदोबस्त प्लान से। कहां से, स्थायी बंदोबस्त जो प्रणाली थी, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली के तहत इसकी शुरुआत हुई थी, किसकी, जमींदारी प्रथा की, जमींदारी प्रथा की या फिर प्रणाली की, जमींदारी प्रथा की यहाँ पर शुरुआत होती है। क्लियर हो गया। और यहाँ पर ये शुरुआत कब हुई थी, ये स्थायी बंदोबस्त प्लान कब आया था, यहाँ पर ये स्थायी बंदोबस्त प्लान आया था 1793 में। किसके द्वारा आया था यहाँ पर, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो कि उस समय की क्या थे, गवर्नर जनरल थे, उनके द्वारा लाया गया था और उसके तहत ही उत्पत्ति मानी जाती है यहाँ पर किसकी, यहाँ पर जमींदारी की। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि स्थायी बंदोबस्त प्रणाली या फिर स्थायी बंदोबस्त अधिनियम जो कि 1793 में इसकी शुरुआत की गई थी, उसी से इसकी उत्पत्ति होती है। ठीक है ना। लेकिन इससे पहले हमने आगे भी बता दिया कि यहाँ पर मुगल साम्राज्य के द्वारा जमींदारी प्रथा लागू की गई थी। ये पॉइंट भी नोट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आंसर राइटिंग की अगर आप यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे तो आंसर राइटिंग में ये फैक्ट्स भी आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होंगे वहां पर, अगर आप आंसर राइटिंग करेंगे तो। सबसे पहले, ठीक है ना, शुरुआत में अगर बात करें तो शुरुआत मुगलों के द्वारा की गई थी और उसके बाद में इसको अंग्रेजों ने भी इसको अपनाया था। ठीक है ना, अंग्रेजों ने भी इसको अपनाया था, यानी कि अंग्रेजों ने भी इसकी शुरुआत की थी। लेकिन दोनों में क्या था, दोनों में अंतर था, दोनों में यहाँ पर भिन्नता थी। दोनों की जो भू राजस्व लेने की जो प्रणाली थी, जो सिस्टम था, उन दोनों में यहाँ पर अंतर था। दोनों की जिम्मेदारी में काफी ज्यादा यहाँ पर अंतर था। ठीक है ना। शुरुआत करते समय यहाँ पर अगर शुरुआत करने के लिए मुगलों ने यहाँ पर क्या किया था, यहाँ पर जमींदारों को जमीन का मालिकाना हक नहीं दिया था। तो यहाँ पर क्या, मुगलों ने यहाँ पर जमींदारों को यहाँ पर मालिकाना हक नहीं दिया था, मालिकाना यहाँ पर हक नहीं दिया था, हक नहीं
दिया था। लेकिन यहाँ पर अंग्रेजों ने जब जमींदारी प्रथा की शुरुआत की थी तो उन्होंने यहाँ पे जमींदारों को जमींदारी का हक दे दिया था, यानी कि उनको जमीनों का अधिकारी बना दिया था। लेकिन मुगलों ने यहाँ पर जमीनों का हक नहीं दिया था। ये अंतर आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। साथ में मुगलों की जमींदारी व्यवस्था के दौरान यहाँ पर जमींदारों को ये पावर नहीं दिया गया था कि वह जमीनों से उनको बेदखल किया जा सकता, यानी कि यहाँ पर जमीनों से बेदखल करने की भी व्यवस्था मुगलों ने नहीं दी थी जब तक कि वह लगान चुकाते रहते थे यहाँ पर। लेकिन अंग्रेजों के समय में क्या था, अगर वो लगान चुका भी रहे हैं और चुकाने की मात्रा में कुछ ना कुछ कमी आती है तो यहाँ पे जमीन से बेदखल करने की व्यवस्था अंग्रेजों ने चालू कर दी थी, मुगलों ने ये की। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि मुगलों की भूमि राजस्व प्रणाली अंग्रेजों के द्वारा शुरू की गई जो जमींदारी प्रणाली की तुलना में किसानों के प्रति बहुत कम यहाँ पर शोषणकारी थी। मुगलों ने शोषण नहीं किया था उतना जितना कि अंग्रेजों ने किया। समझ में आया यहाँ पर क्या हुआ था, मुगलों की जो भू राजस्व प्रणाली थी, जो जमींदारी प्रथा थी, वो अंग्रेजों के द्वारा शुरू की गई जमींदारी प्रथा की तुलना में किसानों के प्रति यहाँ पर बहुत कम शोषण हुआ। समझ में आ गया। तो जमींदारी प्रथा की शुरुआत कैसे हुई ये मैंने यहाँ पर आपको यहाँ पर बता दिया। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि अंग्रेजों के समय पे यहाँ पर जमींदारी प्रथा वास्तव में कैसे कार्य करती। अगला जो पॉइंट है वो है जमींदारी प्रथा कैसे कार्य करती थी जब अंग्रेजों ने भू राजस्व यानी कि यहाँ पर जो जमींदारी बंदोबस्त प्रणाली जो आई थी, उस बंदोबस्त प्रणाली के तहत यहाँ पर जो जो जमींदारी प्रथा शुरुआत हुई थी उसकी वास्तव में उसकी भूमिका कैसी थी और कैसे वो कार्य करती थी, ये हम यहाँ पर समझेंगे। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि भारत में जमींदारी प्रथा का अर्थ मतलब ये होता था कि सीधे की सीधे यहाँ पर जमीन किसानों को दे दी गई थी और किसान यहाँ पर जो जो अन्य छोटे किसान थे उनको यहाँ पर किसान जमीन किराए पर दे देते थे। क्या करते थे यहाँ पर, सबसे पहले यहाँ पर जमींदार आया था, जमींदार, और जमींदार यहाँ पर जो जमीन थी वो जमीन क्या करते थे यहाँ पर किराए पर, जमीनों को किराए पर देते थे, किराए पर देते थे। किसको, छोटे किसान थे, छोटे किसान थे उनको किराए पर देते थे। यानी कि यहाँ पर अपनी जमीन यानी कि जमींदार अपनी जमीनों को किसानों को किराए पर देते थे और किसान को उपज के रूप में जमींदारों को क्या देना पड़ता था, किराए पर देते थे। और यहाँ पर उपज के रूप में क्या, जो जमीन के बदले उपज के रूप में लगान देना पड़ता, उपज के रूप में जमींदारों को क्या, जो छोटे किसान थे वो लगान देते थे। जमीन किराए पर दी, जमीन किराए पर देने के बाद में जब जमीन पर किसान वहां पर कुछ उपज देते थे तो उपज के रूप में जमींदारों को यहाँ पर लगान देना पड़ता था। जमींदारों के द्वारा किसानों को वसूले जाने वाला जो लगान था, ठीक है ना, उसको यहाँ पर कितने 11 भागों में विभाजित किया गया। कितने, 11 भागों में जो लगान था, ठीक है ना। लगान को यहाँ पर बात करें तो लगान को 11 भागों में, यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर लगान को यहाँ पर क्या 11 भागों में विभाजित किया गया था। नोट कीजिएगा 11 भागों में, ठीक है ना, यहाँ पर डिवाइड किया गया था। और 11 भाग में से जो 10 भाग थे, 10 भाग यहाँ पर अंग्रेजों को जाते थे, ठीक है ना। और इसका एक जो भाग था, एक भाग जो था वो जमींदार के पास रहता था, जमींदार के पास रहता था। एक भाग जमींदार के पास रहता था और 10 भाग जो थे वो अंग्रेजों के पास यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को देने पड़ते थे। ये जमींदारी प्रथा का यहाँ पर नियम अंग्रेजों ने बनाया था। इस पॉइंट को आप याद करिए। ये चौथा पॉइंट हो गया। तो यहाँ पर हमने क्या बताया, जमींदारी प्रथा कैसे कार्य करती है। जमींदारों को यहाँ पर जमीनी हक मिल गया था और वो जमीन किसानों को यहाँ पर छोटे किसानों को किराए पर देता था। और यहाँ पर किराए के रूप में जो किसान थे वो उपज के रूप में यहाँ पर लगान दिया करते थे और उस लगान का
को 11 भागों में डिवाइड किया गया था। तो 11 भाग के 10 भाग जो थे वो अंग्रेजों को मिलते थे और एक भाग जो था वो जमींदार का उसमें हिस्सा हुआ करता। तो ये पॉइंट्स मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गए होंगे। अगला जो पॉइंट है वो है कि कृषि पर जमींदारी जो प्रथा थी उसका क्या प्रभाव पड़े। यानी कि जब जमींदारी प्रथा स्थायी बंदोबस्त प्रणाली के तहत जमींदारी प्रथा शुरुआत की गई 1793 का जो स्थायी बंदोबस्त अधिनियम था उसके तहत कॉर्नवालिस ने इसकी शुरुआत की और शुरुआत में इसके जो असर पड़ा कृषि पर उसका क्या प्रभाव पड़ा, कृषि पर किस तरीके से यहाँ पर नेगेटिविटी आई, नकारात्मकता का प्रभाव पड़ा और यहाँ पर किस तरीके से शोषण हुआ, ये हम यहाँ पर समझेंगे। तो सबसे पहले भारत में विशेष रूप से अगर देखा जाए तो अंग्रेजों के द्वारा जो जमींदारी प्रथा की शुरुआत की थी उसमें स्वदेशी कृषि और जो किसान थे, ठीक है, यहाँ की जो कृषि थी, यहाँ की जो कृषि थी, कृषि और किसानों पर यहाँ पर क्या, किसानों पर बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ा था, यानी कि दूरगामी प्रभाव पड़े थे। यानी कि धीमे धीमे करके यहाँ पर प्रभाव नजर नहीं आए लेकिन दूरगामी यहाँ पर प्रभाव देखने को मिले थे, प्रभाव पड़े थे, दूरगामी प्रभाव पड़े थे यहाँ पर। शुरुआती समय में प्रभाव देखने को नहीं मिले लेकिन बाद में धीमे धीमे करके जब समय बीतता गया 2 4 5 वर्ष बीते फिर उसके बाद में इसके दूरगामी परिणाम देखने को मिलने लग गए थे। ब्रिटिश काल में अगर देखा जाए तो जमींदारों को यहाँ पर जमीनी मालिक बना दिया गया था। तो यहाँ पर क्या थे, जमींदार अपनी इच्छा और पसंद के अनुसार, ठीक है ना, यहाँ पर इनको अधिकार दे दिया गया। तो सबसे पहला कारण क्या था यहाँ पर, सबसे पहला कारण नोट कीजिएगा यहाँ पर जमींदारों का हक यानी कि जमीन का हक दे दिया, यानी कि पूरे की पूरे समस्त भारत में जहाँ पे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का राज था वहां पर जमींदारों को जमीन का मालिक बना दिया गया था और वो अपनी इच्छा और पसंद के अनुसार किसी भी किसान को यहाँ पर बेदखल कर दिया करते थे, ठीक है ना। सबसे पहला तो यहाँ पर जमींदारी हक था इनके पास में, जमींदारी अधिकार था इनके पास में, ठीक है ना। और इसी अधिकार के कारण वह किसी भी किसान को जमीन से बेदखल कर देते थे, ठीक है ना, उनकी पसंद के अनुसार। किसान को इच्छा से जमीन से बेदखल कर देते थे, जमीन से बेदखल कर देते थे। जमीन से बेदखल कर देते थे और ये अधिकार उनके पास में आ चुका था, जिससे कि यहाँ पर काफी ज्यादा दुष्परिणाम यहाँ पर मझोले छोटे किसानों को देखने पड़े। जो वहां के स्वदेशी किसान थे, जो कभी भी, जब इससे पहले ये जमीन थी, क्योंकि यहाँ पर अंग्रेजों ने जब अपना शासन कर लिया तो सारी की सारी जमीन जिसके मालिक पहले किसान हुआ करते थे वो पूरी की पूरी जमीन उनके अधिकार में आ गई। उन्होंने अपने अधिकार में सब सारी जमीन छीन ली और उसके मालिक अंग्रेज बन गए। फिर अंग्रेजों ने यहाँ पे जमींदारी प्रथा चालू की और जमीनों को यहाँ पर जमींदारों को जमीन मालिक बना दिया और जो पहले कभी जो किसान जिनकी जो उसके मालिक हुआ करते थे वो अपनी जमीन के मालिक नहीं रह गए। क्या रह गए थे यहाँ पर जमीन, ठीक है ना, किसान स्वयं इसके मालिक नहीं रह गए थे, किसान स्वयं मालिक नहीं रह गए थे, यहाँ पे मालिक नहीं रहे थे और वो अपनी खुद की अपनी स्वयं की जमीन के किराएदार बनकर रह गए थे। यानी कि उनको अपनी स्वयं की जमीन पर जिसकी वो मालिक थे कभी उसका उनको किराया देना पड़ रहा था। तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर किराया देना जो था वो यहाँ पर एक प्रकार से एक नकारात्मक प्रभाव यहाँ पर लेकर आया, क्योंकि अपने स्वयं की जमीन पर उनको किराया देना पड़ रहा था। तो जमींदार क्या क्या चाहते थे यहाँ पर, अपनी उपज का जो उपज, जमींदार उपज का अधिक हिस्सा चाहते थे और कोई किसान अगर उसका भुगतान करने में सक्षम नहीं होता था तो क्या करता था, यहाँ पर किसानों को जमीन से बेदखल होने के लिए मजबूर किया जाता था। यानी कि यहाँ पर भुगतान नहीं हो पाता था किसी भी उपज का, जो कि अधिक हिस्सा चाहते थे यहाँ पर जमींदार और अधिक से अधिक हिस्सा किसान भुगतान नहीं कर पाता था, वो सक्षम नहीं होता था। तो यहाँ पर किसान को जमीन से बेदखल होने के लिए मजबूर किया जाता था, उनको वहां से हटा दिया जाता था। तो इससे क्या था, किसानों की स्थिति काफी ज्यादा खराब हो गई और खराब होने के कारण यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इस अधिनियम से बड़ी संख्या में किसान
को यहाँ पर किसान आंदोलन का भी सहारा लेना पड़ा था, जिसके बारे में अपन चर्चा आगे करेंगे। ये क्लियर हो गया? तो यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट, यहाँ पर किसानों को यहाँ पर इसका दूरगामी परिणाम उठाना पड़ा था। साथ में जमींदारों को जो अधिकार था उससे किसान को अपनी इच्छा से वो जमींदार जमीन से क्या कर सकते थे, यहाँ पर बेदखल कर सकते थे। और बेदखल करने के लिए क्या, उनको लगान उनकी उपज से अधिक देनी पड़ रही थी, उससे वो दे नहीं पाते थे, तो उनको यहाँ पर जमीन से बेदखल कर दिया जाता था और मजबूरी से उनको हटा दिया जाता था। तो इस कारण से यहाँ पर आगे जाके यहाँ पर यही जो प्रथा थी, इस प्रथा में किसानों को किसान आंदोलन के रूप में प्रेरित किया और किसान आंदोलन यहाँ पर आगे बढ़े, यानी कि किसान आंदोलन यहाँ पर आगे शुरू हो गए, यहाँ पे कि एक विरोधाभास आ गया। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर क्या हुआ, जमींदारी प्रथा में किसानों को यहाँ पर किसान आंदोलन के लिए प्रेरित किया और इससे जितने भी समूह था वहां पे किसानों का, वो सब यहाँ पर एक आंदोलन के रूप में यहाँ पर आगे आ गया और आंदोलन करने लगा। तो अगला जो पॉइंट है वो बिल्कुल नोट कीजिएगा कि यहाँ पर किसान आंदोलन कैसे हुए। अगर हम किसान आंदोलन की बात करें तो यहाँ पर किसान आंदोलन शुरुआत जमींदारी प्रथा से हुई थी। जमींदारी प्रथा के बाद में जो अन्य प्रथा आई वहां पे भी किसान आंदोलन लगातार मतलब होते रहे। जमींदारी प्रथा का सबसे पहले विरोध हुआ, उसके बाद में सफल नहीं हुई। उसके बाद में रैयतवाड़ी प्रथा आई। रैयतवाड़ी प्रथा पे भी यहाँ पर काफी ज्यादा इम्प्लीमेंट होने के बाद, क्योंकि ये सारी प्रथाएं अलग अलग रीजन में चली है। अगर जमींदारी प्रथा की बात की जाए तो जमींदारी प्रथा जो क्षेत्र था वो अलग था, रैयतवाड़ी प्रथा का क्षेत्र अलग था और जो महलवाड़ी प्रथा थी उसका क्षेत्र अलग था। तो यहाँ पर जिस तरीके से दमनकारी जो कृषि नीति अपनाई थी अंग्रेजों ने, उससे बड़े पैमाने पर किसानों को यहाँ पर उनकी स्थिति खराब हुई और उस खराब स्थिति होने के कारण यहाँ पर किसानों को यहाँ पर आंदोलन करना पड़ा। एक आंदोलन का रूप यहाँ पर विशाल रूप में सभी तरीके से ले लिया और सभी स्तर पे यहाँ पे कि अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेजों ने अपने अधिकार क्षेत्र में जो शासन किया वहां पर यहाँ पर जमींदारी प्रणाली प्रथा, रैयतवाड़ी प्रथा और महिलावाड़ी प्रथा यहाँ पर इम्प्लीमेंट की गई थी। तो इन सभी जो दमनकारी नीति थी जो कि यहाँ पर किसानों पर लगाई गई थी, तो उससे आने वाले समय में ठीक है यहाँ पर बड़ी संख्या में किसान आंदोलन, ठीक है, दमनकारी कह सकते हैं अपन, दमनकारी नीति के अनुसार, दमनकारी नीतियों से यहाँ पर स्थिति खराब हो गई, स्थिति खराब हुई, और आने वाले दशकों में, मतलब समय लगा था, ठीक है ना, आने वाले दशकों में किसान आंदोलन का रूप लिया। किसान आंदोलन का रूप लिया। किसान आंदोलन का रूप लिया। ये क्लियर हो गया? तो आंदोलन कैसे हुए, यहाँ पर दमनकारी, जिस तरीके से दमन हुआ, जिस तरीके से किसानों का शोषण हुआ, तो यहाँ पर समय लेगा और दशकों के बाद में यहाँ पर किसान आंदोलन का रूप लिया। अगर हम किसान आंदोलन की बात करें तो सबसे पहला किसान आंदोलन अगर देखा जाए, एक सफल आंदोलन जो हुआ था वो हुआ था कब, गांधी जी के समय, महात्मा गांधी के समय, जो कि नील किसानों को जिस तरीके से उन्होंने उत्पीड़न झेला था, नील की खेती करने वाले जो किसान थे वो वहां पर जो पीड़ा सह रहे थे, जिस तरीके से उनका शोषण हो रहा था, उस शोषण के खिलाफ महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में सबसे पहले 1917 में जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था। चंपारण सत्याग्रह में भारत में यहाँ पर सबसे पहले प्रमुख किसान आंदोलनों में से एक था, यहाँ पे कि इनको सफलता मिली थी 1917 का महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में चंपारण आंदोलन, ठीक है ना। और इस आंदोलन में अप्रत्यक्ष रूप से भारत में जमींदारी प्रथा, रैयतवाड़ी प्रथा, महिलावाड़ी प्रथा जैसी जो एक दमनकारी नीतियां थी, ठीक है ना, उसके खिलाफ यहाँ पर आवाज उठाई गई, ठीक है। ये पहला जो कि एक सफल सत्याग्रह हुआ था यहाँ पे कि जो नील की खेती करने वाले किसान थे, ठीक है ना, उन किसानों
को जिस तरीके से पीड़ा सह रहे थे, उसके खिलाफ यहाँ पर विरोध हुआ और सबसे पहला सफल सत्याग्रह जो हुआ था वो 1917 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में चंपारण सत्याग्रह हुआ। उसके बाद में 1918 में हुआ था ये। 1918 में बात की जाए तो 1918 में जो सत्याग्रह हुआ था, वो सत्याग्रह जो कि हुआ था यहाँ पर, कहाँ पर, ये 1918 में जब प्लेग महामारी क्या हुआ था यहाँ पे, 1918 में क्या प्लेग महामारी फैल गई थी। प्लेग फैल गया था पूरे भारत में, और प्लेग महामारी के बाद में क्या ना, यहाँ पर कई किसान बीमारी से काफी ज्यादा यहाँ पर नुकसान उठाना पड़ा। कई किसानों की, कई परिवारों की यहाँ मृत्यु हुई। उस कारण से यहाँ पर फसल अच्छे से नहीं हो पाई, और फसल ना होने के कारण यहाँ पर क्या हुआ, अंग्रेजों ने यहाँ पर अपनी नीति से यहाँ पर कर जो टैक्स थे, ठीक है ना, जो कर थे, ये जो टैक्स थे वो टैक्स यहाँ पर, टैक्स में वृद्धि करके टैक्स यहाँ पर बढ़ा दिए थे। और इस टैक्स बढ़ाए होने के कारण यहाँ पर जो मुद्दे थे ना, वो बहुत ज्यादा यहाँ पर बहुत ही ज्यादा वो हो गए थे, उत्तेजित हो गए थे। और उसके खिलाफ महात्मा गांधी जी के द्वारा यहाँ पर 1918 में खेड़ा में किसान आंदोलन किया। किसान आंदोलन कहाँ हुआ था, खेड़ा। खेड़ा में यहाँ पर किसानों के साथ में यहाँ पर क्या किया था, सत्याग्रह किया था, क्योंकि खेड़ा का किसान आंदोलन है, खेड़ा का सत्याग्रह कहा जाता है। क्लियर हो गया, जो 1918 में हुआ था। और यहाँ पर क्या हुआ था, भारत में जमींदार तथा उसकी जो उन्होंने जिस तरीके की नीतियां अंग्रेजों ने अपनाई थी जमींदारों के साथ में, जमींदारी प्रथा के साथ में, उसमें यहाँ पर एक पॉजिटिव सिनेरियो मिला। उससे क्या ना, महात्मा गांधी को यहाँ पर आने वाले समय में जितने भी आंदोलन हुए, चाहे वो असहयोग आंदोलन हुआ हो या फिर असहयोग आंदोलन के बाद में यहाँ पर जो अपना कौन सा एक 1931 का डिसओबीडियंस मूवमेंट जो हुआ था, ठीक है ना, सबने अवज्ञा जो आंदोलन हुआ था, सबने अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन में किसानों का यहाँ पर भरपूर सहयोग भी मिला था। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि किसानों के साथ में जुड़ के उन्होंने किसानों की जो पीड़ा थी, उस पीड़ा के साथ में सत्याग्रह किया, और उससे कहीं ना कहीं पे जो प्रथा थी उस पर अंकुश लगा। उसके बाद में अगला जो आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन को भी नोट कीजिएगा, वो था 1928 का, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1928 में जो आंदोलन हुए थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल का नेतृत्व हुआ था, क्योंकि जिसको कि बारडोली सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। बारडोली सत्याग्रह जो कि सरदार वल्लभ भाई जो पटेल थे, जिनको कि सरदार का जो नाम दिया गया था, सरदार की जो पदवी थी वो 1928 में इसी सत्याग्रह की सफलता के बाद में किसानों ने दी थी। जो कि कहाँ था ये बारडोली सत्याग्रह, गुजरात में। कहाँ था ये, गुजरात में हुआ था, जिसमें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रमुख भूमिका निभाई थी और किसानों के यहाँ पर मुद्दे उठाए थे। इसमें सरदार जी ने जो मुद्दे उठाए थे वो मुद्दे क्या थे, यहाँ पर क्या ना कि उस समय बाढ़ आ गई, एक बहुत बड़ी बाढ़ आई थी। उस बाढ़ से किसानों की फसल को काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। लेकिन उसके बावजूद भी जो अंग्रेजों ने यहाँ पर टैक्सेस में बढ़ोतरी कर दी थी, टैक्स काफी ज्यादा बढ़ा दिए थे, लगभग 30% से अधिक यहाँ पर वृद्धि कर दी थी। तो उसके खिलाफ यहाँ पर आवाज उठाए गए थे, और जिसमें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1928 में यहाँ पर किसानों का साथ दिया था, और यहाँ पर इस सत्याग्रह में इनको सफलता मिली थी। और ये एक प्रमुख आंदोलन के रूप में किसानों का जाना जाता। क्लियर हो गया, यहां तक मैंने ये बताया। और इन्हीं सभी समस्त जितने भी जो आंदोलन हुए, चाहे 1917 का अपना चंपारण आंदोलन हुआ, फिर 1918 का खेड़ा आंदोलन हुआ, फिर 1928 का जो बारडोली आंदोलन हुआ। अगर 1918 का खेड़ा आंदोलन हुआ, उसमें गांधी जी को काफी ज्यादा किसानों का सहयोग मिला, जो कि आगे असहयोग आंदोलन में किसानों ने काफी ज्यादा साथ दिया था। इस पॉइंट को भी नोट कीजिएगा। उसके बाद बारडोली आंदोलन जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। देन उसके बाद में जब सवर्ण अवज्ञा आंदोलन हुआ, उस समय किसानों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, क्योंकि किसानों की जो खिलाफ जो नीतियां थी टैक्सेस की, उस पर सफलता मिली थी, और अंग्रेजों की ऐसी नीतियों पर अंकुश लगाना यहाँ पर संभव हो पाया था। और उससे क्या ना, किसान यहाँ पर सवर्ण अवज्ञा आंदोलन में भी सक्रिय रूप से यहाँ पर किसानों ने हिस्सा लिया था। ये आप पॉइंट नोट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर सरदार पटेल के नेतृत्व में
यहाँ पे भारत में जमींदारी व्यवस्था की जो दमनकारी नीतियां थी, ठीक है ना, उसके खिलाफ में एक स्थानीय स्तर पर भी यहाँ पर किसानों का नेतृत्व किया था, जो कि था गुजरात। ठीक है, क्लियर हो गया। फिर यहाँ पर एक पॉइंट और आता है जिसको कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, उसको भी आप नोट कीजिएगा। यहाँ पर किसानों से संबंधित मुद्दे जब यहाँ पर 1931 में जब कराची में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, इस पॉइंट को भी बिल्कुल याद करिएगा, 1931 में जब कांग्रेस के द्वारा कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था, अधिवेशन अधिवेशन में, ठीक है ना, यहाँ पर मुद्दे उठाए गए थे और यहाँ पर जो मौलिक अधिकार और यहाँ पर आर्थिक कार्यक्रम का जो हिस्सा बने थे, जिसमें कि असिंचित कृषि और किसानों के मुद्दे कौन से, नोट कीजिएगा, जो यहाँ पर असिंचित, ये पॉइंट बिल्कुल याद रखिएगा, ये पॉइंट लिखने के काम बिल्कुल जरूरी है। असिंचित कृषि और यहाँ पर जो किसानों के मुद्दे थे, किसानों की जो अन्य मुद्दे थे, अन्य मुद्दे भी यहाँ पर 1931 के कराची का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन था, उसमें इन मुद्दों को रखा गया था, इस कार्यक्रम का हिस्सा भी बने थे। फिर उसके बाद में इसके अलावा यहाँ पर 1935 में भी यहाँ पर जो कराची सत्र हुआ था 1931 का, फिर 1935 का जो सत्र बुलाया गया था कांग्रेस का अधिवेशन था, तो ये भी कराची में हुआ। यहाँ पे भी इसकी आवाज उठाई थी, ठीक है ना। फिर 1936 में भी इसकी आवाज उठाई गई थी। मतलब कांग्रेस ने यहाँ पर जो किसानों के प्रति यहाँ पर जो भूमिका निभाई थी, वो काफी ज्यादा यहाँ पर सफल रही और यहाँ पर ये आवाज की यहाँ पर जानकारी 1936 में यहाँ पर फैजपुर में जो सम्मेलन हुआ था, अधिवेशन हुआ था, उसके दौरान भी यहाँ पर कृषि कार्यक्रम का की जानकारी मिलती है और कृषि कार्यक्रम की यहाँ पर पुष्टि होती है, कृषि कार्यक्रम, ठीक है, कृषि कार्यक्रम की यहाँ पर पुष्टि मिलती है। उसके बाद में फिर 1936 में इलाहाबाद में भी यहाँ पर किसान सम्मेलन हुआ था, यहाँ पे कि भारत में जमींदारी प्रथा को समाप्त करने का प्रस्ताव भी पारित किया है इलाहाबाद में। इलाहाबाद में क्या हुआ था, यहाँ पर किसान सम्मेलन हुआ। इलाहाबाद में किसान सम्मेलन हुआ था यहाँ पर। और उसके बाद में अगर बात की जाए तो जमींदारी प्रथा को इसी तरीके के प्रस्ताव के लिए अलग अलग क्षेत्रों में भी यहाँ पर सभाएं बुलाई गई थी, जिसमें कि एक सभा की जानकारी जो मिलती है वो मिलती है यहाँ पर, कहाँ पर, एक सभा की जानकारी जो मिलती है वो जमींदारी प्रथा के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया था, जो कि सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में बिहार किसान सभा, बिहार किसान सभा, बिहार किसान सभा में हुआ था। बिहार किसान सभा में यहाँ पर अध्यक्षता किसने की थी, सहजानंद सरस्वती, ये याद रखिएगा, किसने की थी, इसको याद रखना जरूरी है, सहजानंद सरस्वती, सहजानंद सरस्वती के द्वारा ये कौन थी, अध्यक्ष बने थे इसके, सहजानंद सरस्वती ने यहाँ पर अध्यक्षता की थी, जो कि बिहार किसान सभा थी। और यहाँ पे भी इसके लिए जो किसान के खिलाफ जो जमींदारी प्रथा थी, उसके खिलाफ यहाँ पर प्रस्ताव पारित किया था। और अगला जो प्रस्ताव था वो आंध्र प्रदेश में हुआ था। आंध्र प्रदेश में आंध्र रियाद एसोसिएशन बनाई गई थी, आंध्र रियाद एसोसिएशन बनाई गई थी। आंध्र रियाद एसोसिएशन
यहाँ पर बनाई गई थी, जो कि एनजी रंगा के द्वारा। किसके द्वारा थी? इसके अध्यक्ष कौन थे? एनजी रंगा। एनजी रंगा इसके क्या थे? प्रेसिडेंट थे। एनजी रंगा इसके प्रेसिडेंट थे, जिन्होंने कि यहाँ पर जमींदारी प्रथा के खिलाफ यहाँ पर प्रस्ताव पारित किया। ये दोनों पॉइंट याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन में इसमें पहले तो आपको बिल्कुल इसका नोट्स आप बना लीजिए, ठीक है। अगला जो पॉइंट है वो, अगर हम अगले पॉइंट्स की बात करें तो अगला पॉइंट है जमींदारी प्रथा का अंत कैसे हुआ। भारत को आजादी मिली, आजादी के बाद में यहाँ पर स्वतंत्रता के बाद में भारत में जमींदारी प्रथा समाप्त करने के लिए यहाँ पर प्रयास किए गए। जो हमारी जमींदारी प्रथा मुगल काल से चली आ रही थी, मुगल काल के बाद में अंग्रेजों ने भी इसकी शुरुआत की और इसमें अलग अलग तरीके के यहाँ पर अपना कर जमीन के जो किसान थे उनका शोषण किया। तो इसका अंत स्वतंत्रता के बाद इसका अंत किया गया। सबसे पहले आजादी के बाद में 1951 का जो संविधान संविधान जब बनाया गया था, तब 1951 में 1951 यानी कि 1950 में ये संविधान बन गया था। और 1950 में संविधान बनने के बाद में सबसे पहले 1951 में इसमें संशोधन किए गए। संशोधन किया गया और इस संशोधन में यहाँ पर जो मौलिक अधिकार का ही क्षेत्र था, जो कि आर्टिकल 19 था, ठीक है ना। आर्टिकल 19 जो अनुच्छेद 19 था, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 31 में, और 31 में यहाँ पर क्या किए गए थे? बदलाव किए गए। इसमें भी बदलाव किए गए। अनुच्छेद आजादी के बाद में 1951 में संविधान संशोधन हुआ, 1950 में यहाँ पे संविधान एडॉप्ट किया गया। तो 1951 में जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के लिए यहाँ पर संविधान में संशोधन किया गया, जिसमें कि मौलिक अधिकार में जो यहाँ पर एक प्रकार से जो नियम रखे गए थे उसमें बदलाव करते हुए आर्टिकल 19 में और आर्टिकल 31 में यहाँ पर बदलाव किए गए थे। और यहाँ पर राज्य को कानून बनाना, राज्य को कानून लाने और भारत में जमींदारी प्रथा को समाप्त करने की अनुमति। इसको स्टेट को यहाँ पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया, कानून बनाने का अधिकार दिया गया, जिसमें कि जमींदारी प्रथा समाप्त करने की अनुमति यहाँ पर दी गई। और साथ ही साथ में अगला जो पॉइंट था, जिसमें कि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता था, उसका भी उन्मूलन किया गया। उसको भी वहां से हटाकर, जो कि एक फंडामेंटल राइट्स के रूप में लिया गया था उस समय, उसको हटाकर यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर संपत्ति का अधिकार को भी बिल्कुल नोट कीजिएगा, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। संपत्ति का जो अधिकार था, जो कि आर्टिकल 31 में था, फंडामेंटल राइट्स में था, उसको भी बदल दिया गया और उसको संपत्ति के अधिकार को फंडामेंटल राइट से हटाकर यहाँ पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व में ला दिया गया। सॉरी, राज्य की नीति निर्देशक तत्व नहीं, इसको जो राज्य और उसके संबंध में यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर अलग से आर्टिकल दिया गया 300A में इसको ला के रखा गया, यानी कि इसमें भी बदलाव किए गए। अनुच्छेद 31 को यहाँ पर पूरी तरीके से निराशित किया गया, हटा दिया गया और यहाँ पर संपत्ति के अधिकार को बदलाव करके 300A में ला दिया गया। तो ये पॉइंट्स आप यहाँ पे नोट कीजिएगा, जो कि जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के अंतर्गत आते हैं। जमींदारी प्रथा का अंत कैसे हो, तो ये पॉइंट्स आपके मेरे ख्याल से क्लियर हो गए होंगे, जितने भी मैंने आपको यहाँ पर जानकारी पूरी कंप्लीट कर दी, ठीक है। तो ये थी जमींदारी प्रथा, जिसके के बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी यहाँ पर वीडियो में बताया कि किस तरीके से अंग्रेजों ने और मुगलों ने यहाँ पे जमींदारी प्रथा की शुरुआत की। उसके बाद में अंग्रेजों ने इसको आगे बढ़ाया और उसमें किस तरीके से यहाँ पर किसानों का शोषण हुआ जमींदारी प्रथा के तहत, जो कि स्थायी बंदोबस्त प्लान जो कि 1793 में शुरू हुआ था कॉर्नवालिस के समय में, उसको जमींदारों को किस तरीके से हक दिए गए, उसके बाद में जमींदारों को कैसे
इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ, जो कि एक सिविल सर्विसेज का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है। अगला वीडियो इसके बाद में आएगा। लगातार मेरे इस चैनल के साथ में बने रहिए और मेरे इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो, और साथ में मेरे चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब जरूर। सो मच वॉचिंग माय वीडियो।